दोस्तों नमस्कार। आजकल सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा चल रही है। मुद्दा है राजनीतिक फंडिंग को लेके कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनको जो चंदा मिलता है उसकी रूपरेखा क्या हो। अलग अलग रूप में लोग पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा देते हैं। कई साल पहले भारत सरकार ने जब जेटली साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब एक प्रपोजल लाया गया कि भाई हम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, अगर कोई भी इंसान खासकर पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा देने के लिए जो कंपनियां सामने आती हैं, उनको ये कहा गया कि आप कैश नहीं देंगे, किसी भी रूप में ब्लैक मनी ट्रांसफर नहीं होगा, बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से इलेक्ट्रल बॉन्ड जो 1 करोड़ रुपए का एक होता है और सिर्फ निर्धारित ब्रांचेस से इशू होता है, खासकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांचेस से, वहां आप जाइए, 1 करोड़ रुपए जमा कराइए, उसके बदले में आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड मिलेगा और आप जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को देना चाहें आप उस इलेक्ट्रल बॉन्ड को दे सकते हैं और 15 दिन के अंदर अंदर उस पॉलिटिकल पार्टी को वो बॉन्ड वापस बैंक में जमा करा के अपने अकाउंट में मनी ट्रांसफर करवाना होगा। अगर 15 दिन के अंदर वो काम नहीं होता है तो वो 1 करोड़ रुपए भारत के प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में ट्रांसफर हो जाएगा। फिर उसमें पॉलिटिकल पार्टी का कोई अधिकार नहीं रहेगा। ये पर्पस था कि हम किसी भी रूप में ब्लैक मनी को इलेक्शन फंडिंग से रोकें और एक ट्रांसपेरेंट बैंकिंग सिस्टम सामने आए। लेकिन जब ये काम किया गया तो बहुत सारे ऐसे प्रावधान थे अलग अलग कानूनों में जिनको बदला गया। जैसे कंपनीज एक्ट में बदलाव किया गया, इसी के साथ साथ जो आपका प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है उसको बदला गया। बाकी जो कानून थे जैसे फॉरेन कंट्रीब्यूशन फंड जो आता था FCRA, उसमें बदलाव किया गया और जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव जिसमें कि चुनाव होते हैं, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, उसमें बदलाव किया गया। तो 4 कानूनों में बदलाव किए गए ताकि इस सिस्टम को लगाया जा सके। नीयत अच्छी थी, लेकिन अब ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। ये मुद्दा इसलिए पहुंचा है कि ऑपोजिशन पार्टीज का ये कहना है और खासकर जो NGOs डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के लिए काम कर रही हैं, उनका ये कहना है कि 99% जो फंडिंग है वो तो सिर्फ इस समय जो रूलिंग पार्टी है उसके खाते में जा रही है और ये छोटी मोटी अमाउंट नहीं है, ये हजारों करोड़ की अमाउंट है जिसके बारे में हमें समझना होगा। नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इस देश में राजनीतिक सिस्टम को संभाल के रखना, क्योंकि एक जो रूलिंग पार्टी है उसके पास बहुत पैसा आ जाएगा, वो पूरे चुनाव को अपने हिसाब से रिग कर पाएंगे और जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके पास चुनाव लड़ने के लिए अगर फंड नहीं हुआ तो हिंदुस्तान में हम डेमोक्रेसी को कैसे बचा पाएंगे। ये मुद्दा सामने आया है। अब सवाल ये है कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर जब हम बात कर रहे हैं इलेक्टोरल फंडिंग की, तो निश्चित रूप से जब पॉलिटिकल मुद्दा होता है तो बड़े से बड़े वकील खड़े होते हैं और जब बड़े वकील खड़े होते हैं तो आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी, जितने बड़े वकील हैं वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। तो जब भी वो अपनी तरफ से आर्ग्यूमेंट रखेंगे तो अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के हितों का वो जरूर ध्यान रखें। कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि किसी भी बड़े वकील ने किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट दिया हो, खासकर जिससे वो रिप्रेजेंट करते हो। अगर वो सत्ता में है तो निश्चित रूप से वो पॉसिबल ही नहीं है कि वो उनके खिलाफ स्टेटमेंट दें और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ भी वो बचते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग है कि हम एक दूसरे को नहीं काटेंगे। अब सवाल इस बात का है कि फिर ये पॉलिटिकल फंडिंग का मुद्दा कैसे सुधरेगा। बहुत सारे सुझाव आए, मतलब कि आर्ग्यूमेंट्स आए सुप्रीम कोर्ट में और ये कहा गया कि साहब ये लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों होना जरूरी है, जिसका मैंने आप कहा। इसमें फिर एक जो बदलाव किया गया, जो 4 कानूनों की मैं बात कर रहा था कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में बदलाव किया गया कि फॉरेन कंपनीज भी अपने इंडियन सब्सिडरी के माध्यम से पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कर सकती हैं। ये थोड़ा सा विचित्र लगा क्योंकि मीडिया के अंदर न्यूज चैनल्स में भी हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज अपने लिए सारे रास्ते खोल लेती हैं। जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, मैं आपको एक इंसिडेंस याद दिलाता हूं, जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था
तब ये कहा गया था कि कोई भी उस समय जो 500 और 1000 के नोट थे वो कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा, किसी भी रूप में इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन एक अमेंडमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री ने निकाला था कि अगर आप चाहें तो पॉलिटिकल फंडिंग के रूप में पुराने नोटों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कभी कभी ये लगता है कि राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करना चाहेंगे। सवाल ये था, और उसमें मैंने टीवी में आर्ग्यूमेंट उठाया था कि मैं अपनी बीमार माँ के लिए पुराने नोटों से दवाई नहीं खरीद सकता, मैं किसी को हॉस्पिटल में पुराने नोटों से उनका इलाज नहीं करा सकता। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज की इतनी ओछी सोच है कि वो कहते हैं ठीक है, आप दवाई लो या ना लो, इलाज कराओ या ना कराओ, आप हमारे को पॉलिटिकल चंदा दे सकते हो पुराने नोटों में। ये मानसिकता कहीं ना कहीं इस देश के राजनीतिक दलों की साख को गिरा रही है। आम आदमी इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं देता है इन हरकतों के कारण। यही मुद्दा आज इलेक्टोरल बॉन्ड के सामने आया है कि हमने ये तो कह दिया कि पॉलिटिकल फंडिंग जो है वो फॉरेन कंपनीज भी कर सकती हैं, लेकिन अपनी इंडियन सब्सिडीज के माध्यम से। अब मुझे ये बताइए, कोई चाइनीज कंपनी जो हिंदुस्तान के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकती लेकिन वो पॉलिटिकल फंडिंग दे सकती है, क्या लॉजिकल लगता है? ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं ये दिखाती हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने स्वार्थ के लिए कोई भी कानून तोड़ मरोड़ सकती हैं। इसीलिए ये मुद्दा जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो ये मुद्दा वास्तव में बहुत गंभीर हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट के लिए समस्या ये है कि जब भी कोई कानून बनता है, देखिए पॉलिटिकल पार्टीज कोई मूर्ख नहीं है, वो पूरा सोच समझ के कानून बनाती है। एक तरफ वो ये दिखाएंगे कि हम ब्लैक मनी को कंट्रोल कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये वो दिखाएंगे कि देखिए हम ट्रांसपेरेंसी लेके आ रहे हैं, तीसरी तरफ वो कहेंगे देखिए अब पूरा सिस्टम बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से है तो जो अंडर द टेबल डीलिंग होती थी वो कम हो रही है, और चौथा ये सहूलियत है, कोई भी कहीं भी कर सकता है, इसमें किसी को कंपल्शन की जरूरत नहीं है। अगर आप उसके फेस वैल्यू पे देखें तो आर्ग्यूमेंट बहुत लॉजिकल लगते हैं। लेकिन जो मुद्दा अब सामने आया है कि 99% जो पॉलिटिकल फंडिंग है वो रूलिंग क्लास को जाती है या रूलिंग पार्टी को जाती है, ये बात वाजिब है, लॉजिकल है। कारण बहुत सिंपल है, आप किसी भी बिजनेसमैन से बात करेंगे, अगर उसको कंट्रीब्यूशन करना है तो वो किसको करेगा? ऑपोजिशन पार्टी को करेगा या रूलिंग को करेगा? यही हाल है स्टेट गवर्नमेंट का। क्यों पॉलिटिकल पार्टीज स्टेट गवर्नमेंट में अपनी सत्ता चाहती हैं? फॉर एग्जाम्पल, आज हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, क्यों महाराष्ट्र की जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, खासकर जो बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसका चुनाव इतना महत्वपूर्ण क्यों है? वो इसलिए कि उसका बजट बहुत सारे राज्यों से ज्यादा है। जो पॉलिटिकल पार्टी वहां म्युनिसिपैलिटी पे कब्जा करेगी तो उम्मीद ये रहती है कि उस पॉलिटिकल पार्टी को चंदा ज्यादा मिलेगा, जिससे वो बाकी अपना चुनाव प्रचार और पॉलिटिकल एक्टिविटीज कर पाएंगी। तो ये होड़ सिर्फ इसीलिए लगी रहती है राजनीतिक पार्टियों में कि कहीं ना कहीं सत्ता में आए, और जब तक हम सत्ता में नहीं आएंगे हमको वोट बटोरने के लिए जो पैसा चाहिए वो कहां से आएगा। और यही दुविधा इस समय हर ऑपोजिशन पार्टी की है, इसीलिए वो पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट। तो ये था बैकग्राउंड दोस्तों। लेकिन जब ये पूरी बात हुई, बहुत सारे मुद्दे सामने आए कि कौन पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग दे सकता है, नहीं दे सकता है। अगर वो देता है और उसकी जिस पार्टी को उसने फंडिंग दी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी अगर सत्ता में आ गई तो उसका वो प्रताड़ना करेंगी या उसको हैरेस करेंगी उस कंपनी को या इंडिविजुअल को, तो कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होगी, कैसे ट्रांसपेरेंसी आएगी, कैसे बैंकिंग सिस्टम होगा। जो शेल कंपनीज आ जाती हैं, एक डमी एंटिटी को बीच में खड़ा कर दिया जाता है पॉलिटिकल फंडिंग के लिए, उसको कैसे रोका जाए। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं पॉलिटिकल फंडिंग को लेके, और आप लोग भी अक्सर सुनते रहते हैं कि ब्लैक मनी पकड़ा गया, कैश पकड़ा गया। ये सारे मुद्दे समाज में जनता के बीच में हैं। जब ये पूरी बहस हो रही थी तो उस समय चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हमने आपकी पूरी बात सुन ली, अब 5 मुद्दे हैं जिन पे हमें सीरियसली सोचना होगा। वो 5 मुद्दे क्या हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। आगे बढ़ूं इससे पहले निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये जानकारी सबके साथ शेयर करना भी जरूरी है। और इस 5 मुद्दों के बाद मेरे जो सुझाव हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लिए, मैं एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया अपने सुझाव उनके सामने रख रहा हूं।
देखिए, सबसे पहले जो 5 मुद्दों पे फोकस किया चीफ जस्टिस ने, वो ये कहा कि दिस वाज फॉलोड बाय रिमार्क्स फ्रॉम द चीफ जस्टिस हु आउटलाइंड 5 क्रूशियल कंसिडरेशन इन realm of electoral financing. These considerations include the imperative to reduce the reliance on the cash in electoral process. कि जो कैश का धंधा है, क्योंकि हर जगह हम देखते हैं छापामारी होती है, कैश पकड़ा जाता है, कैश को हम इलेक्शन में कैसे कम से कम करें या हटा दें, ताकि ब्लैक मनी और बाकी जो गलत चीजें होती हैं वो ना हो। प्रमोशन ऑफ ऑथराइज्ड बैंकिंग चैनल, तो जो भी फंडिंग हो वो बैंकिंग चैनल के माध्यम से हो, ये बात भी हमें समझनी होगी। तीसरा है नीड फॉर ट्रांसपेरेंसी, किसने दिया, कितना दिया, ये जब तक पता नहीं होगा तो हो सकता है कि विदेशी कंपनियां, चीनी कंपनियां किसी पॉलिटिकल पार्टीज को खड़ा कर रही हैं जो हो सकता है देश हित में ना हो, या कोई और मल्टीनेशनल किसी वेस्टेड इंटरेस्ट में, किसी लाइसेंस के लिए, किसी परमिशन के लिए रूलिंग पार्टी को फंडिंग कर रही हो। तो एक तरफ से पॉलिटिकल फंडिंग हो और दूसरी तरफ से आपको पता लगे कि साहब उस कंपनी को इसलिए लाइसेंस मिला क्योंकि उन्होंने बहुत सारी पॉलिटिकल फंडिंग की थी, ये बात भी हमें ध्यान में रखनी होगी। उसके बाद जैसा कहा कि जो किकबैक है, या जिसको हम बोलते हैं क्विड प्रो को, कि आप मेरे को पैसा दे दो, मैं आपका काम कर दूंगा, जो अल्टीमेटली लाइक ए रिश्वत, तो ये बात भी हमें समझनी होगी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि हम जब भी कोई निर्णय लेंगे इन 5 बातों को ध्यान में रखेंगे। दोस्तों, ये तो थे जो कोर्ट का प्रोसेस था वो। अब आफ्टर ऑल इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, मुद्दा ये है। मेरे कुछ सुझाव हैं एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इन पे चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, और हो सकता है कि इससे बेहतर सुझाव आपके हों जो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि ये सुझाव अगर सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, अभी उनका फाइनल जजमेंट नहीं आया है, उन्होंने सारी हियरिंग के बाद, 3 दिन की हियरिंग के बाद अपने जजमेंट को रिजर्व कर लिया है, अगर हो सके तो ये सुझाव अगर चीफ जस्टिस तक पहुंच जाएं और आप लोगों के कोई ऐसे सुझाव हो जो चीफ जस्टिस को पसंद आ जाएं, तो मुझे लगता है कि इस देश में चुनावी सुधार हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि क्या लोग रूलिंग पार्टी को ही हमेशा पैसा देते हैं? ऐसा नहीं होता। वोट और फंडिंग डिपेंड करती है आपका आइडियोलॉजिकल कनेक्ट। क्या मुझे एक बताइए कि क्या कोई मुस्लिम व्यापारी बीजेपी को फंडिंग करेगा, या कोई मुस्लिम व्यक्ति बीजेपी को फंडिंग करेगा? क्यों करेगा? जब वो वोट नहीं देता, वो कहता है मेरी आइडियोलॉजी मैच नहीं करती, तो वो फंडिंग क्यों करेगा? वो तभी कर पाएगा या तो उसको कोई उससे लाइसेंस लेना है, या कहीं पे कुछ और गलत काम करवाना है, तो शायद बदले में इन द फॉर्म ऑफ ए रिश्वत आप मान सकते हो, वो देगा। अगर उसका आइडियोलॉजिकल कनेक्ट नहीं है तो वो क्यों देगा? सवाल इस बात को लेके आता है। या वो अपोजिशन पार्टी को फंडिंग इसलिए नहीं देगा क्योंकि उसको पता है कि ये पार्टियां जीत तो सकनी पाएंगी, या इनके पास इतनी मेजॉरिटी नहीं है कि ये जाके देश में कुछ पॉलिसीज में बदलाव कर सके, तो मैं अपना पैसा वेस्ट क्यों करूं? तो शायद ये भी एक कारण है कि लोग पॉलिटिकल पार्टीज को, खासकर छोटी पार्टीज को फंडिंग नहीं करते हैं। और अगर आसानी से फंडिंग मिल जाती तो केजरीवाल साहब को ये दारू का घोटाला नहीं करना पड़ता, ये एक्साइज पॉलिसी को मैनिपुलेट करके इलेक्शन फंडिंग जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि केजरीवाल साहब को पता था कि उनकी आइडियोलॉजी किसी को समझ में नहीं आ रही है। ये फ्री बीज की आइडियोलॉजी कोई समझदार आदमी नहीं चाहता है, इसीलिए उनके साथ किसी का भी कोई इमोशनल कनेक्ट या आइडियोलॉजिकल कनेक्ट नहीं हो पाया है। ये बात हमें समझनी होगी। दोस्तों, सुझाव अब कुछ ऐसे हैं और जिनको मैं चाहूंगा आप ध्यान दें। पहला, इस देश में आज डिजिटल पेमेंट पूरी दुनिया, पूरे राष्ट्र में इवन चाय की दुकान तक पहुंच गया है। मेरा पहला सुझाव है कि अभी जो 2000 कैश की लिमिट है पॉलिटिकल पार्टीज को, उसको खत्म करके 0 कर देना चाहिए। जो भी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग देगा वो बैंकिंग सिस्टम से ही देगा, चाहे वो डिजिटल माध्यम से हो या इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से हो, चेक के माध्यम से हो, डीडी के माध्यम से हो, जो भी आपको करना आप करिए, लेकिन कैश ट्रांसफर नहीं होगी। 1 रुपए का भी कैश ट्रांसफर नहीं होगा। कारण बहुत सिंपल है, जब आप और हम चाय की दुकान पे डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज को डिजिटल पेमेंट लेने में प्रॉब्लम क्या है?
मोदी जी तो कह ही रहे हैं ना कि डिजिटल पेमेंट बहुत जरूरी है, पॉलिटिकल पार्टीज क्यों भाग रही? और जो आदमी डिजिटल पेमेंट नहीं कर सकता उसको हम ये मान सकते हैं कि या तो वो इलिटरेट है, उसको पता ही नहीं वो क्या कर रहा है। ऐसे व्यक्ति से ये उम्मीद की जाएगी कि पहले वो अपनी एजुकेशन ठीक करे और पॉलिटिकल फंडिंग ना करे, क्योंकि उसको नहीं पता कि वो अनजाने में क्या गलती कर जाएगा। तो पॉलिटिकल फंडिंग, आज चाय की दुकान पे एक अनपढ़ चाय वाली, सब्जी वाली, अंडा मुर्गी बेचने वाले, ऑमलेट बेचने वाले सब डिजिटल पेमेंट ले रहे हैं। चाट पकौड़ी वाले डिजिटल पेमेंट ले रहे हैं। वो कोई लिटरेट या कोई हाईली एजुकेटेड नहीं है। तो जब वहां सब जगह डिजिटल पेमेंट चल रहा है तो पॉलिटिकल पार्टीज को कैश क्यों दिया जाए? तो पहला सुझाव है कि हर रूप में कैश को बंद करना जरूरी है, चाहे वो 1 रुपए की डोनेशन हो, क्योंकि 2-2 हजार रुपए के हजारों ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो, तो ब्लैक मनी जनरेशन वहां भी हो सकता है। तो पहली चीज, आप कैश ट्रांसफर बंद करें, 100% पेमेंट डिजिटल या बैंकिंग के रूट में होगा। इससे ये होगा कि एक तो ट्रांसपेरेंसी आएगी, ऑडिटिंग होगी, पता रहेगा कितना पैसा पार्टियों के पास आया, तो वो मैनिपुलेशन नहीं हो पाएगा। दूसरा, किसी भी कंपनी को जो लॉस मेकिंग कंपनी है उसको पॉलिटिकल फंडिंग देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ये इसलिए जरूरी है कि बहुत सारी शेल कंपनीज जो सिर्फ कागजों पे कंपनियां हैं, कोई प्रॉफिट नहीं है, लेकिन क्योंकि वो कंपनी है, वो किसी और मालिक ने या किसी और व्यक्ति ने वो कंपनी बनाई, उस कंपनी के माध्यम से फंडिंग कर दी, ये ब्लैक मनी ट्रांसफर का एक तरीका हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग का एक तरीका हो गया। जो कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है वो किसी भी रूप में इलेक्टोरल फंडिंग नहीं करेगी। कारण बहुत सिंपल है, जब आप कंपनी बनाते हो तो आपकी जिम्मेवारी है आपके कंज्यूमर्स के प्रति, आपके एम्प्लॉयज के प्रति। आपकी ये नैतिक जिम्मेवारी है कि आप कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाएं, जिससे जो राजस्व है, जो टैक्सेस हैं, चाहे वो जीएसटी हो, कस्टम ड्यूटी हो, जो भी आप काम कर रहे हैं, वो देश के काम में आए। आप प्रॉफिट कमाइए, उसमें से आप इलेक्टोरल फंडिंग करिए, बात समझ में आती है। लेकिन आप अपने एम्प्लॉयज का ध्यान नहीं रख रहे हैं, आप कंज्यूमर्स का ध्यान नहीं रख रहे हैं, आप अपने यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा नहीं लगा रहे हैं, लेकिन आप इलेक्टोरल फंडिंग कर रहे हैं। क्यों भाई? तो दूसरा मेरा सुझाव है कि कोई भी लॉस मेकिंग कंपनी इलेक्टोरल फंडिंग नहीं करेगी। जो लोग पॉलिटिकल पार्टीज तो कहेंगे नहीं जी क्या एतराज है, जो चाहता है वो करे। जी नहीं, कंपनी का पहली जिम्मेवारी है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सही ढंग से चलाए, समाज को सही ढंग से सुधारे, जिससे रोजगार बढ़े, देश का व्यापार बढ़े, टैक्सेशन बढ़े, उसके बाद पॉलिटिकल फंडिंग का नंबर आता है। तो दूसरा मेरा सुझाव है कि पॉलिटिकल फंडिंग लॉस मेकिंग कंपनियां नहीं करेंगी। तीसरा सुझाव है कि जो प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं वो अपने पिछले 3 साल के नेट प्रॉफिट, जो एवरेज नेट प्रॉफिट है, उसका 10% से ज्यादा पॉलिटिकल फंडिंग नहीं करेंगी। ये मेरा तीसरा सुझाव। उसका कारण यह है कि मान लीजिए कंपनी के पास 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 10 करोड़ उसने पॉलिटिकल फंडिंग में दे दिया, मान लेते, बाकी 90 करोड़ वो अपने बिजनेस एक्सपेंशन में लगाए, वो अपने स्टाफ वेलफेयर में लगाए, R&D में लगाए, क्वालिटी अपग्रेडेशन में लगाए, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में लगाए, एक्सपेंशन में लगाए, उस पैसे का कहीं सदुपयोग करे। और वो 100 का 100 पूरा 100 करोड़ अगर वो दे देगा तो जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं, जो उस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, जो चाहते हैं कंपनी आगे बढ़े, बगैर रिसोर्सेज की कंपनी आगे कैसे बढ़ेगी? तो मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर हम हिंदुस्तान में ऑनेस्टी लाना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी लेना चाहते हैं, तो कोई भी प्रॉफिटेबल कंपनी अपना 10% से ज्यादा प्रॉफिट इलेक्टोरल फंडिंग में नहीं लगाएगी। इसके अलावा अगर कोई धनाढ्य व्यक्ति HNI, मान लीजिए मैं कंपनी का मालिक हूं, मेरे को डिविडेंड आता है 100 करोड़ रुपए, अब ना मैं तो लॉस मेकिंग कंपनी हो ना प्रॉफिट में, इंडिविजुअल हूं, अगर मैं कंट्रीब्यूशन करता हूं पॉलिटिकल फंडिंग, तो मेरी पॉलिटिकल फंडिंग के साथ मेरा पैन नंबर देना मैंडेटरी होगा, और पैन नंबर के साथ मुझे अपनी जो एनुअल टैक्स रिटर्न है वो जमा कराना जरूरी होगा, ताकि ये पता लगे कि मैंने ईमानदारी से टैक्स चुका दिया है। उसके बाद जो मेरा प्रॉफिट बचा है, मेरी पर्सनल इनकम है, उससे मैं पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कर रहा हूं।
आप टैक्स नहीं दे रहे, टैक्स चोरी कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, ये कौन सा लॉजिक है? तो मुझे लगता है कि जितने एचएनआईज हैं उनको अपनी कंट्रीब्यूशन के साथ पैन नंबर और ऑडिटेड बैलेंस शीट, पर्सनल बैलेंस शीट जमा करानी चाहिए ताकि ब्लैक मनी को हम रोक सकें, ट्रांसपेरेंसी ला सकें। 5वां नंबर, जो भी कंपनी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करती है पॉलिटिकल फंडिंग, तो मैं भारत की जो सीए ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन, उनसे कहूंगा कि उसमें आप एक कॉलम बनाइए ऑडिटिंग में कि जब आप बैलेंस शीट देते हैं हर 3 महीने शेयर होल्डर को या जमा कराते हैं, तब उसमें आपको एक कॉलम बनाना पड़ेगा पॉलिटिकल फंडिंग, आपने कितना दिया। मैं नहीं कहता कि आप उसमें पार्टीज के नाम लिखिए, आप उसमें टोटल पॉलिटिकल फंडिंग कितनी हुई है लिखना जरूरी है, ताकि जो शेयर होल्डर्स हैं उनको पता लगे कि उनका जो प्रॉफिट था वो कहाँ जा रहा है और कितना जा रहा है। पता लगा डिविडेंड तो मुझको मिल रहा है मान लीजिए 1 रुपए और पॉलिटिकल फंडिंग में जा रहा है 100 करोड़, क्या ये उचित है शेयर होल्डर्स के लिए? तो मुझे लगता है कि बैलेंस शीट में ये कॉलम होना चाहिए कि कितना पॉलिटिकल फंडिंग हमने कंट्रीब्यूट किया। 10% इज अपर लिमिट, उसके नीचे या अप टू 10% आपने जो भी दिया है आप दे दें। मुझे लगता है कि इससे शेयर होल्डर्स को भी पता रहेगा उनकी कंपनियां क्या कर रही हैं और कंपनियों की भी जवाबदेही है, जिससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, ब्लैक मनी जनरेशन रुकेगा, किकबैक्स रुकेंगे। क्योंकि ये कानून है, इसलिए पॉलिटिकल पार्टी भी उन पर ज़्यादा दबाव नहीं डाल पाएंगे कि आप मुझे और पैसा दीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें अब ट्रांसपेरेंसी। और छठा मेरा सुझाव है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को 3 महीने में एक सबमिशन देना चाहिए इलेक्शन कमिश्नर को, मतलब कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको पब्लिक करे। हर 3 महीने बाद पॉलिटिकल पार्टीज ये लिखेंगी कि उनको इन 3 महीनों में कितना पॉलिटिकल फंडिंग मिला। इससे अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी। अगर रेगुलर फंडिंग आ रही है बहुत अच्छी बात है, पता लगा कि अचानक बजट के आसपास या कोई नया बड़ा पॉलिसी डिसीजन होने वाला है, उसके आसपास अचानक पॉलिटिकल फंडिंग बढ़ जाती है, तो कहीं ना कहीं ये क्विड प्रो को की एक बात समझ में आती है कि आपको मैं 100 करोड़ रुपए दे रहा हूं, आप मेरे लिए पॉलिसी ट्वीक कर दीजिए। इससे भी जो हम बात कर रहे हैं कि किकबैक्स की, उस पर भी काफ़ी हद तक कंट्रोल होने की संभावना है। तो दोस्तों, जो इलेक्टोरल प्रोसेस फंडिंग है, इसको लेके मेरा यही कहना है कि इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, अकाउंटेबिलिटी आएगी और आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक सवाल जो बार बार वकील उठा रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड। देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड नाम की दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती। अगर आपकी पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप किसी काम की नहीं है, लोगों को उस पर भरोसा नहीं है, तो वो पॉलिटिकल फंडिंग क्यों देंगे आपको? पहले पॉलिटिकल पार्टीज अपने घर को सुधारें, ढंग से लीडरशिप बनाएं। आपके पास ना कोई एक्शन प्लान है, ना कोई एजेंडा है। आप लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पे कल तो हजारों पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी हो जाएंगी और सब कहेंगे हमको चंदा दे दो। ये लॉजिकल नहीं है। जो पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल लीडरशिप परफॉर्म करेगी, वोट और नोट जो पॉलिटिकल फंडिंग है, दोनों उसी को ही मिलते हैं। तो कंपटीशन पॉलिटिकल पार्टीज में इस बात का होना चाहिए कि वो गुड गवर्नेंस दें, ताकि लोग उनसे जुड़े, उनको समर्थन करें, ताकि वो बार बार चुनाव लड़ सके। और अगर आप अच्छा काम नहीं कर सकते तो आप पॉलिटिकल फंडिंग क्यों मान रहे हैं? तो मेरा निवेदन है दोस्तों कि ये सुझाव पॉसिबल है। सुप्रीम कोर्ट को भी ये सोचना है कि ये सुझाव कैसे लागू करें। एज ए सिटीजन ये 6 सुझाव मेरी तरफ से हैं। अब सुप्रीम कोर्ट को सोचना है कि वो अपने निर्णय में इन सुझावों को मानते हैं या नहीं। और आपसे निवेदन है कि अगर आपके पास इनसे अच्छे सुझाव हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि मैंने तो अपने विचार रखे हैं, आपके विचार ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि देश की जनता क्या सोचती है। आप अपने विचार रखिए और इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि हम आपस में इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कर सकें। सुप्रीम कोर्ट में तो बहस होगी, चर्चा होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की लिमिटेशन ये है कि जजेस वही बात करेंगे जो वकील कहेंगे, और बहुत सारे वकील खुद ही पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड है, तो वहाँ पे एक सीरियस कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इसीलिए राजनीतिक मुद्दों पे सुप्रीम कोर्ट हमेशा हैंडीकैप्ड मुझे लगता है, क्योंकि जिन वकीलों के सहारे वो आगे बढ़ना चाहते हैं, उन सबका तो पॉलिटिकल एजेंडा है। वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से राज्यसभा में गए हुए हैं,
सरकारी बंगला चाहिए, स्टेटस चाहिए, सब चाहिए, तो वो अपने मास्टर के अगेंस्ट कैसे स्टेटमेंट दे देंगे? तो सुप्रीम कोर्ट को भी कहीं ना कहीं ऐसे वकीलों पे ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं करनी चाहिए। अगर उनके सामने कोई अच्छे आर्ग्यूमेंट नहीं आ रहे हैं तो उनको जनता से भी सुझाव मांगना चाहिए। आज इलेक्ट्रॉनिक ज़माना है, वो कंसर्न डिपार्टमेंट को या अपने सेक्रेटरीट को बोल सकते हैं कि आप अगले 4 दिन में जो भी जनता का मतलब कि एक्सपर्ट है कि जनता में हैं, वो अपने सुझाव देना चाहें तो ज़रूर दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी अच्छे सुझाव मांगेगा तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे सुझाव मिल सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ वकीलों की बहस पे बैठे रहेंगे और अंदर ही अंदर वो चाहेंगे कि हम सारी समस्याओं का समाधान कर लें, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि शायद सुप्रीम कोर्टों को नहीं पता होगा कि इलेक्ट्रल फंडिंग कैसे होती है। उन्होंने सब सुना होगा। मुझे नहीं लगता किसी जज ने कभी इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे होंगे या दिए होंगे, क्योंकि उनका काम नहीं है। लेकिन जो ये खेल खेलते हैं उनको पता है कि ये खेल कैसे खेला जाता है और इसकी काट क्या है, इसकी तोड़ क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट को अपने दायरे को बढ़ाना चाहिए। सिर्फ वकीलों के भरोसे होके देश के संबंधित जो बड़े महत्वपूर्ण फैसले हैं उनको ज़्यादा ट्रांसपेरेंट वे में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट को भी अपनाना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।